हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का जो दिसंबर सेशन 2025 का हुआ था। एग्ज़ाम कब हुआ था? तो ये जनवरी 2026 में हुआ था। उसके पेपर 1 का जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, जनरल पेपर होता है, सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इससे टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी का हम आज पीवाईक्यू चर्चा करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप ये कि 2 जनवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम पेपर 1 में, वो क्वेश्चन है आपके सामने खुला हुआ। तो अगर आप जून 2026 सेशन के लिए नेट जेआरएफ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि अभी हम इससे पहले वाले और भी पेपर अपलोड कर चुके हैं वीडियो लेक्चर, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर बना हुआ है, उसे जा करके ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उसमें हमने बताया कि डीआई को हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि डीआई बनाने लगेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए 5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में दिया गया रहता है वो डीआई का क्वेश्चन रहता है। यहाँ देख सकते हैं 1 से 5 नंबर ये क्वेश्चन जो है ये डीआई के क्वेश्चन है। इसको हम लोग अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी पेपर का डीआई सोल्व करेंगे हम। तो अभी यहाँ इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ड दिया हुआ है और एक तरफ कोडिंग दिया हुआ है, उसके कोडिंग को मिलान करना है और बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्रैब, बार्क, ओवरसिंग और इधर में नंबर में कोड दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसको हम चेक करेंगे अल्फ़ाबेट के पैलेस के अकॉर्डिंग। तो क्रैब CRAB क्रैब हो गया। क्रैब C मतलब 3, 18। ये जो अल्फ़ाबेट में प्लेस ABCD Z तक जाएंगे वो प्लेस जो है उसको लिख रहा हूँ मैं। A का 1, B का 2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18 3 21, 21 1 22, 22 2 24, 24 हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बार्क BARK, यानी B का 2, A का 1, R का 18, K का 11, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 1 3 3, और ये कितना हो गया? और 18 11 और 18 29 31 अदो 32 हो गया इसका। तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। आप देखेंगे कि क्रैब का 24 कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा 3 नंबर में, 3 नंबर में हो जाएगा। और उसके बाद बार्क का जो है 32, ये 1 नंबर में हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग कि हमारा A का 3, B का 1 जो है वो ऑप्शन नंबर C में है। इस अकॉर्डिंग C इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह ओवर और सिंग का भी निकाल सकते हैं आप लोग। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन सबका उसी तरह बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन जो है चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाला, ये इंडियन लॉजिक का एक पार्ट है। इंडियन लॉजिक सिलेबस में पढ़ना है पेपर 1 के। हम सिलेबस वाला वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, ताकि पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये काफ़ी फैक्टर इम्पोर्टेंट करता है कि आप वही पढ़े जो आपके सिलेबस में है, जो पूछा जा रहा है। नहीं तो ऐसे कोई अथाह समुद्र का कोई सीमा नहीं है पढ़ने का। देखिए पहला कथन है कि चारवाक दर्शन में प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। तो देखिए चारवाक दर्शन जो है वह एक भौतिकवादी दर्शन है, और भौतिकवादी दर्शन जो अपनी आँखों से देखता है या फिर अपने इंद्रियों से जो अनुभव करता है उसी पर विश्वास करता है। कोई अनुमान वगैरह अंदाजा का इसमें नहीं चलता है, इसलिए ये कथन सही है। 2 अब कथन है बी में कि चरवाक के लिए शब्द ही एकमात्र प्रमाण है। तो ऐसा नहीं है, केवल शब्द ही एक प्रमाण हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष पर आधारित होता है, सिर्फ शब्द मात्र से नहीं मान लेगा। ऑप्शन नंबर सी है कि चारवाक के लिए अनुमान कोई प्रमाण नहीं है। तो बिल्कुल सही। अभी हम बताएं कि चारवाक दर्शन जो है वो भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है ना, यानी मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। तो उसके लिए जो है कि अनुमान लगाना कोई भी एक प्रूफ का काम नहीं करेगा, प्रमाण का काम नहीं करेगा। उसके बाद डी है, इसमें कह रहा है कि जैन धर्म में मत्ती में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का ज्ञान शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है, जैन धर्म के मत्ती में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का ज्ञान शामिल होता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी हमारा सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। आइए, A C D नंबर में है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी 2 जनवरी 2026 को शिफ्ट 1 में जो हुआ था उसका पेपर 1 है, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगा एग्ज़ाम में। फिर यहाँ देखिए कि स्कोर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का स्कोर है, उसे कैसे स्वीकार किया गया है उसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है
कि योगज प्रत्यक्ष जो है किससे संबंधित है, तो ये न्याय दर्शन से संबंधित है। योगज प्रत्यक्ष जो है ये न्याय दर्शन से संबंधित है, ये भी इंडियन लॉजिक का ही पार्ट है। उसके बाद कैवल्य ज्ञान जो है कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। अगर आप थोड़ा भी जैन धर्म का हिस्ट्री पढ़े हुइएगा तो जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद कैवल्य की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। सी नंबर में है कि केवल प्रत्यक्ष जो है वह किसके लिए होता है, तो ये चारवाक का दर्शन है। ये केवल प्रत्यक्ष अभी हम बताए ना ऊपर में एक क्वेश्चन में, चारवाक दर्शन जो कि भौतिकवादी दर्शन होता है, जो प्रत्यक्ष देखता है उसी को मानेगा अन्यथा नहीं मानेगा। अपारोक्षानुभूति जो है ये वेदांती से संबंधित है। इस हिसाब से हम ऑप्शन चेक करेंगे तो वो हमारा ऑप्शन होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है सभी दर्शन का, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम को उनके सही क्रम में सजाना है। क्रोनोलॉजी कालानुक्रमिक क्रम जो है उसके काल क्रम को क्रोनोलॉजी कहते हैं, उसमें सजाना है। इस टाइप का क्वेश्चन यूजीसी नेट में काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिनक्स, एमएक्स डॉस, मैकओएस और विंडोज़ ये सभी कब कब आए हैं, कब कब लॉन्च किया गया है, वो याद होना चाहिए आपको। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। एमएस डॉस जो है सबसे पहले आया था 1981 में। ये कब आया था एमएस डॉस? 1981 में। उसके बाद मैक ओएस जो है, मैक ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आया था आपका 1984 में, याद रखना है 1984 में। उसके बाद जो है विंडोज़ जो है, ये विंडोज़ आया 1985 में, 1985 में। उसके बाद लिनक्स जो है ये 1991 में आया, ये अभी का सबसे लेटेस्ट है, 1991 में आया लिनक्स। तो ये आपको डेट याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं होता है। अब इसमें जो है कौन इसका डेवलपर है, तो जहाँ पर एमएस लगा हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, विंडोज़ भी माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। उसके बाद मैकओएस जो है इसके ये ओएस लगा हुआ है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एप्पल का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही मैकओएस निकाला था, तो ये उसका डेवलपर एप्पल हो गया। उसके बाद लिनक्स जो है तो ये कंपनी था लिनुस टोरवाल्ड्स, ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, तो बी सी डी एस। क्या बताया अभी, सबसे पहले एम एस डॉस आ जाएगा जो कि बी नंबर में है। उसके बाद जो है हमारा आ जाएगा सी नंबर में मैकओएस आ जाएगा, और ए नंबर, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा बी। आइए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यमों का प्रभाव शायद ही कभी प्रत्यक्ष होता है। जनसंचार, ये देखिए एसर्शन और रीजन दिया हुआ है, कथन और कारण। पहला कथन कह रहा है कि जनसंचार माध्यमों, ये कम्युनिकेशन यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक यूनिट है पेपर 1 के सिलेबस में कम्युनिकेशन, उससे है। संचार माध्यमों का प्रभाव शायद ही कभी प्रत्यक्ष होता है, तो बिल्कुल सही है। कारण दे रहा है कि सीमित प्रभाव सिद्धांतों के अनुसार मीडिया प्रभाव लगभग हमेशा समूह सदस्यता संबंध द्वारा मध्यस्थ होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, और ये इसका कारण भी है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है। देखेंगे कि किस में ए एक दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन में, ए जो है एक जो है ए में दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम कहने का मतलब हुआ कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो अब इसको क्या करेंगे, 11 से 9 में डिवाइड कर लेंगे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे, फिर यहाँ 0.8 ये हो जाएगा। इसे डिवाइड करके इसको फ्रैक्शन में निकाल लीजिएगा, ठीक है। 0.8 लगभग आएगा ये, फिर 8.9 जो है ये भी 0.88 आएगा, तो इसको थोड़ा एक फैक्टर और बढ़ाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। फिर 4.7 को 4 में 7 से भी डिवाइड करिएगा तो वो आ जाएगा आपको 0.57। फिर इसके बाद 3/5 में करिएगा तो वो हो जाएगा 0.6। उसके बाद 8/15 में करिएगा तो ये आ जाएगा 0.53। अब ये जो डेसिमल फॉर्म में आया, इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में सजा लेना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए लिस्ट 1 दिया हुआ है और लिस्ट 2,
एक तरफ इसको सजाना है कि कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, सीपीयू क्या है, रोम क्या है। तो कीबोर्ड मेमोरी है, प्रोसेसर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो ये सबको पता है कि कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। हम अपने डाटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, तो वो कीबोर्ड के ज़रिए करते हैं। मॉनिटर जो है हमें क्या करता है, जो रिज़ल्ट होता है वो दिखाता है, यानी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसर है, और रोम जो है वो मेमोरी है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित को सबसे पुराने से शुरू करते हुए प्रकाशन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या है, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, आप उसके बाद है प्रोटोटाइपिक समाचार पत्र, फिल्म। तो ये सभी डेट याद करना पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो देखिए रेडियो जो है ये 1920 के आसपास में आया था, 1920 के आसपास में, यानी कि क्या हो गया, ये 20वीं शताब्दी हो गया, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आया था, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आया था। उसके बाद टेलीविज़न जो है ये उसके जस्ट बाद शुरू हुआ, मतलब रेडियो के जस्ट बाद शुरू हुआ, तो ये भी क्या आ जाएगा, 20वीं शताब्दी में ही आ जाएगा। ये लगभग 1920 में रेडियो था और 1930 में टेलीविज़न, ये हो जाएगा। लेकिन ये भी दोनों 20वीं शताब्दी का ही है। उसके बाद किताब जो है ये काफ़ी पहले इसका अथी हो गया था, तो ये हो जाएगा 15वीं शताब्दी में आया था ये किताब का कालक्रम हो जाएगा प्रकाशन। प्रोटोटाइपिक समाचार पत्र जो है ये हमारा 17वीं शताब्दी से आने लगा था, 17वीं शताब्दी से आने लगा था। और फिल्म जो है ये 19वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, ये आपको पता ही होगा। फिल्म 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, इसलिए सबसे पहले आ जाएगा बुक, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी का आ जाएगा, सी आ गया। उसके बाद जो है डी आएगा, डी यानी प्रोटोटाइप न्यूज़पेपर 17वीं शताब्दी में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका सबका डिटेल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6% अनुशंसित करने वाली पहली शिक्षा नीति कौन थी। तो ये शिक्षा नीति था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का, जो इसे कोठारी आयोग भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे रजनी कोठारी नहीं, मतलब कोठारी ही थे टाइटल उनका, इसलिए उनको कोठारी कहा जाता है, कोठारी आयोग भी कहा जाता है। जो 1968 में लागू, वो सिफारिश की है कि सार्वजनिक व्यय का जो हमारा जीडीपी है उसका 6% जो है शिक्षा पर खर्चा होगा, तभी इंडिया में शिक्षा का सही विकास होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, कोठारी आयोग 6% का सिफारिश आज तक नहीं हुआ, 1968 में ही किया, 64 से 66 तक ये अपना रिपोर्ट तैयार किया, 68 में पेश किए, और जिसमें 6% लक्ष्य रखने को बोला, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जिसकी चर्चा नई शिक्षा नीति 2020 में भी किया गया है कि 6% तक खर्चा किया जाए, लेकिन 6% तक होता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है यूएसबी स्टैंड फॉर, ये मतलब यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सबसे अधिक योगदान देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सबसे अधिक योगदान सौर ऊर्जा का होता है। देखिए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रगति की है। देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में 2.82 गीगावाट थी, जो कि जून 2025 में 110.9 गीगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा भारत के कुल नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का 47% से अधिक का योगदान देती है। भारत 2030 तक जो है 450 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, और इसमें सौर ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान राजस्थान का है, दूसरा गुजरात का है, तीसरा कर्नाटक का है। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए पहला जो दे रहा है कि प्राइमरी ग्रुप कम्युनिकेशन में जो है, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, तो वो एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि सदस्य की भावनाओं पर आधारित होता है, यानी मेंबरशिप बेस्ड ऑन सेंटीमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है हमारा, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ये काफ़ी चर्चा में रहा है।
अगर आप बिहार से हैं तो जीविका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देख सकते हैं सभी सदस्यों की समस्या एक जैसी होती है वहाँ पे, इसमें कर देंगे। उसके बाद लर्निंग ग्रुप, शिक्षण समूह क्या होता है, जिसका उद्देश्य जो है कौशल में सुधार करना होता है, तो ये सी का 2 हो गया। उसके बाद डी, सार्वजनिक समूह जो है सदस्य एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं ताकि दर्शकों को लाभ हो सके, 1 नंबर में ये हो जाएगा। तो हमारा 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे डिटेल है इसका, पढ़ सकते हैं आप। आगे है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या गुण हैं, उसके बारे में देखना है। देखिए सबसे पहला दे रहा है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वह क्या होता है। तो ये जो है एक प्रकार का प्रारंभिक सैम्पलिंग होता है, उत्तरदाताओं की मदद से अन्य उत्तरदाताओं की पहचान करता है ये, ठीक है। इसमें शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए प्रतिभागी खोजने में कठिनाई होती है, आमतौर पर छुपी हुई आबादी जैसे कि अपराधी, ड्रग डीलर, यौनकर्मी पर किए गए अध्ययन, इसमें शोधकर्ता को पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए इसका डिटेल देखते हैं, क्योंकि आधा इधर दिया है आधा इधर दिया है। इसके डिटेल को पढ़ेंगे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है इसकी विशेषता है प्रारंभिक उत्तरदाताओं की मदद से अन्य उत्तरदाताओं की पहचान करना। स्नोबॉल सैम्पलिंग का उपयोग जो है छिपी हुई आबादी, अपराधी, ड्रग डीलर या यौनकर्मी पर किए गए अध्ययन में इनकी पहचान की जाती है। 100 उद्देश्य का मतलब हुआ कि परपसिव, क्या परपेसिव है, एकाग्र जो है इसकी विशिष्ट उपयोगिता के आधार पर चुने गए मामले में शोधकर्ता अपने विवेक का उपयोग उन लोगों को चुनने के लिए करता है जो अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त जानकारी दे सकें। उसके बाद है कोटा में क्या होता है, मतलब QUOT ये वाला कोटा है। स्तरित प्रतिचयन के समान यह स्तरित प्रतिचयन की तरह आबादी को समूह में बांटता है, लेकिन इसमें चयन जो है रैंडम न होकर के एक निश्चित कोटा भरने पर आधारित होता है। फिर उसके बाद है सुविधा मतलब कन्वेनियंस जो है वो उत्तरदाताओं में के रूप में सेवा करने के लिए निकटतम व्यक्ति को चुनता है। यह पूरी तरह से पहुंच की आसानी पर आधारित है, जो भी सबसे पास या आसानी से उपलब्ध हो उसे चुन लिया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला कि मात्रात्मक अनुसंधान रणनीति में अनुसंधान के संबंध में सिद्धांत की भूमिका के प्रति प्रमुख अभिविन्यास यह है कि इन क्वांटिटीज रिसर्च स्ट्रेटजी द प्रिंसिपल ओरिएंटेशन टू द रोल ऑफ थ्योरी इन रिलेशन टू रिसर्च इज क्या हो जाएगा, तो ये निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव हो जाएगा। इसको याद करने के लिए एक फार्मूला हम बनाए हुए हैं कि DCP, इसको ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो अगर आप नहीं, कंसेप्ट अच्छा है, मैक्सिमम जब तक PhD में एनरोल नहीं होता तब तक रिसर्च एप्टीट्यूड कोई मन से पढ़ता भी नहीं है, इसलिए थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 5 ही क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा नहीं। हम कंसेप्ट वाला वीडियो लेकर के आएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए उसे ज़रूर देखिएगा। डी मतलब डिडक्टिव हो गया, और इसमें क्या होता है, जनरल टू पार्टिकुलर होता है, यानी सामान्य से हम एक किसी विशिष्ट की तरफ पहुँचते हैं इस अनुसंधान में। वही कह रहा है कि मात्रात्मक अनुसंधान रणनीति में अनुसंधान के संबंध में सिद्धांत की भूमिका के प्रति प्रमुख अभिविन्यास यह है कि वो निगमनात्मक होता है। उसके बाद एक IPG होता है, इंडक्टिव जो होता है, उसके लिए IPG एक कोड बनाए हुए हैं। IPG, I मतलब इंडक्टिव, P मतलब पार्टिकुलर टू जनरल, यानी किसी हम एक व्यक्ति की समस्याओं से बारे में जानकारी लेकर के हम उससे एक जनरलाइजेशन कर लेंगे एक एक व्यक्ति की समस्याओं से कि हाँ इस तरह के लोगों के समूह में इस तरह की समस्या है, तो वो आगमनात्मक हमारा रिसर्च का पार्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 नंबर है कि ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है, यह भ्रांति हेत्वाभास है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है हेत्वाभास वाला, क्योंकि ध्वनि जो है शाश्वत है, यह उत्पन्न होती है, यह भ्रांति हेत्वाभास करती है किसका, तो ये जो है अपने आप में एक विरोधाभास का उत्पन्न करती है। तो विरोधाभास वाला ऑप्शन इधर नहीं है, आइए इधर देख लेते हैं, विरुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्वनि जो है वह क्या है, नित्य है, क्योंकि यह उत्पन्न होती है, एक दावा ध्वनि नित्य है, और एक कारण इसका क्या हो, क्योंकि यह उत्पन्न होती है। यह प्रस्तुत करता है कि तर्क ध्वनि नित्य है क्योंकि यह उत्पन्न होती है, हालांकि कार्यकर्ता क्या है,
कैजुअलिटी आम तौर पर उत्पत्ति और समाप्ति का अर्थ है, जो नित्यता के विपरीत है। जो कुछ भी उत्पन्न कर होता है उसका आरंभ और अंत होना चाहिए जो उत्पन्न होता है। इस प्रकार वो नित्य नहीं हो सकता। नित्य मतलब अमर हो जाना। सीधे साध्य पद का खंडन करता है। कोई चीज़ उत्पन्न होती हो तो वह नित्य नहीं हो सकती, इसलिए हेतु पद निष्कर्ष के विरुद्ध सिद्ध करता है, इसलिए यह विरुद्ध की परिभाषा के अनुरूप है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि इंडियन लॉजिक का पार्ट जो है काफ़ी ये अलग ही वर्ड रहता है। तो धीरे धीरे इसको देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा, एक कंसेप्ट बन जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आते हैं कन्वेंशन प्रोटोकॉल है और वो किससे संबंधित है। वो काफ़ी फेमस है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबको ही जानता है किससे संबंधित है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जल्दी से बताइए, ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वह अस्थायी जैविक प्रदूषक से संबंधित है, यानी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 में क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी काफ़ी फेमस है क्योटो प्रोटोकॉल, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है बसेल कन्वेंशन। बसेल कन्वेंशन जो है यह ख़तरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही है, तो ये 2 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तैयार होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आइए देखते हैं किस में है। ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर 2 में है, सी का 1, डी का 2, ये सही हो जाएगा 2। फिर उसके बाद आगे इसका डिटेल है, यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि मानक स्तर, मानक सामान्य चर के निम्नलिखित अंतरालों को पर ये प्रायिकताओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अरेंज द फॉलोइंग इंटरवल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, उसमें प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। तो देखिए जेड जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है, और ये क्या होता है कि एक बेल शेप वक्र होता है, ठीक है ना, ऐसे एक फिगर होता है, फिर एक ऐसे, इसमें जो है जेड यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये 0 हो गया, इधर वाला माइनस में हो गया, इधर वाला प्लस में हो गया, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। ये कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो इसमें बताना है कि इसके वैल्यू जो दिया हुआ है चार्टों में उसमें क्या होगा। तो आप इसके जनरल अब इस फिगर से जो हम बनाए हैं उससे समझिए। जेड यहाँ बीच में है, 0 पर है, तो जेड क्या हो जाएगा, जब हमको इंक्रीजिंग में सजाना है तो इंक्रीजिंग में सजाने के लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे को लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस सिंबल के अकॉर्डिंग सजाना है। तो देखिए इन्फिनाइट से इधर से आएंगे, इधर से आएंगे इधर की तरफ, तो इन्फिनाइट वाला सबसे आगे होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, जेड। उसके बाद क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। फिर उसके बाद अब कौन आ जाएगा, अब 3 के बाद वाला जो इन्फिनाइट जेड है वो आ जाएगा, 2 आ जाता है, यानी 1 नंबर पे ये होगा, 2 नंबर पे सी होगा, और इससे कम है ये 3 नंबर पे हो जाएगा, और ये 4 नंबर पे हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए बैठेगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आप लोग, देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं वही फिगर यहाँ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन और कारण है, पढ़ना है, बताना है। सुपोषण, सुपोषण जो है क्या है कि सुपोषण के कारण झील में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यूट्रोफिकेशन लीड टू डिप्लेशन ऑफ डिसोल्व ऑक्सीजन इन ए लेक, क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आप बताइए दोनों कथन में कौन सही है, और कथन है तो व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी पहचान करना है। तो देखिए पहला कथन जो कह रहा है कि सुपोषण के कारण झील में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो हम देखेंगे कि दोनों सही है और लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में हमारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वह व्यक्ति जो यह मानता है, वह व्यक्ति जो यह मानता है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित है, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या होता है, वो तकनीकी नियतिवादी है, टेक्नोलॉजिकल डर्मेटिनिस्ट है। तभी तो वो मान रहा है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित होता है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है,
ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक नियतिवादी क्या होता है, जो कि हमारी संस्कृति, विश्वास और सामाजिक व्यवहार को ही तय करते हैं कि तकनीक का उपयोग कैसे करेंगे। तकनीकी संशयवाद जो है विचारधारा नई तकनीक के लाभ पर संदेह करती है। उसके बाद आर्थिक नियतिवादी मानता है कि आर्थिक व्यवस्था ही समाज की अन्य सभी संरचनाओं की नींव है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। रोज़मर्रा की बातचीत में जब लोग ध्यान देने, योजना बनाने, भूलने, अनुमान लगाने, दिव्य स्वप्न देखने आदि का जिक्र करते हैं तो वास्तव में निम्नलिखित का उल्लेख कर रहे होते हैं। किसका उल्लेख कर रहे होते हैं? तो ये करते हैं कोग्नेटिव कंसेप्ट यानी संज्ञानात्मक अवधारणाएं का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये सभी ध्यान देना, योजना बनाना, भूलना, अनुमान लगाना, दिव्य स्वप्न, ये सभी कोग्नेटिव कंसेप्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। एक क्रम दिया हुआ है और क्रम में पूछ रहा है कि अगले स्थान पे कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ 582 से 81 है, क्या हुआ? -1। 81 से 85 है, क्या हुआ? +4। 85 से 76 है, -9। 76 से 92 है, उसके बाद क्या हुआ? +16। अब 92 से 567 है, -25। तो ये देखिए एक जो है एक का स्क्वायर है, 2 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। यानी अल्फ़ाबेट में एक एक बढ़ते, मतलब नंबर सिस्टम में एक एक बढ़ते जा रहा है, उसके स्क्वायर है और एक बार माइनस कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है। तो 25 के बाद क्या आएगा? तो ये 6 का स्क्वायर आएगा यानी 36। और यहाँ पे माइनस हो चुका है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसमें 36 जोड़िएगा तो 603 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, वही कथन और कारण है, पढ़ते हैं। पहला कथन है कि वैधता किसी भी एकल प्रस्ताव पर स्वतः लागू नहीं हो सकती है। वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ। इसका रीजन दे रहा है कि वैधता और अवैधता तर्कों के गुण हैं। क्या दोनों में कथन सही है? तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। वैधता और अवैधता तर्कों के गुण हैं। तर्क के आधार पर ही ना हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं कि वो वैलिड है कि नहीं है। तो वैलिड है मतलब वैध है, नहीं है मतलब अवैध है। तो ये दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण अनुसंधान में खुले सिरे वाले प्रश्नों के लाभ को पहचानना है। किसमें? तो सर्वेक्षण अनुसंधान में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। पहला कथन कर रहा है कि उत्तर को समझना आसान है खुले सिरे सर्वेक्षण में। तो नहीं भाई, पूरा ओपन है तो इसमें तो इतना आसान नहीं है समझना, पूरा होंच पोच रहेगा एक जगह, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि उत्तरदाता अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम ओपन कर दिया गया सबके लिए, जैसे मन है वैसे बोलो, तो अपने शब्द में बोल सकते हैं। तीसरा है वे उत्तरों की तुलनात्मकता को बढ़ाते हैं। तो नहीं, ओपन है तो इसमें तुलना नहीं कर सकते क्योंकि कोई इसमें स्टैंडर्ड नहीं आता है। उसके बाद चौथा है वे नए क्षेत्रों का पता लगाने या उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उपयोगी है जिनमें अनुसंधान का ज्ञान सीमित है। तो बिल्कुल सही है, दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज और वंस इन विच द रिसर्च हैज़ लिमिटेड नॉलेज। तो क्या सही हुआ? हमारा बी सही हुआ और डी सही हुआ। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आइए देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बी और डी, ठीक है। उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 29, वो है कि क्या किसी अध्ययन के परिणामों को विशिष्ट शोध संदर्भ से परिसामान्यीकृत किया जा सकता है? यह निम्नलिखित को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? तो ये बाहरी वैधता को संदर्भित करता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी को। वेदर द रिजल्ट ऑफ ए स्टडी कैन बी जनरलाइज बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिजल्ट कंटेक्स्ट रिफर टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। जब हम किसी शोध के परिणाम को उस विशिष्ट परिस्थिति या समूह से बाहर यानी वास्तविक दुनिया की अन्य परिस्थितियों के समय लोगों पर लागू करते हैं तो उसे बाह्य वैधता कहा जाता है, यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी कहा जाता है। अब है अगला कि कथन का पहचान करना है कौन से सही है। पहला कथन है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। अगर आप BEd DLEd किए हैं तब तो आप इसको एकदम पूरा ठोक के मार सकते हैं सही। देखिए शिक्षार्थियों का निदान शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण में किया जाता है, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर इज डन इन द इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। बिल्कुल सही है।
दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया और परीक्षण शिक्षण के सक्रिय चरण के बाद किए जाते हैं, तो ये भी सही है। फीडबैक एंड टेस्टिंग ऑफ द लर्नर आर डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। सी नंबर कह रहा है कि शिक्षण के सक्रिय चरण के बाद के चरण में लक्ष्यों और विषय वस्तु को निर्धारित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, बाद के चरण में नहीं निर्धारित किया जाता, पहले ही ना हम लोग विषय वस्तु डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद डी नंबर कह रहा है कि उपयुक्त परीक्षण उपकरणों का चयन शिक्षण के सक्रिय पश्चात चरण में किया जाता है, तो ये सही है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, क्योंकि जब तक हम लोग परीक्षण करेंगे, सक्रिय शिक्षण कर लेंगे, उसके बाद ही ना उसका परीक्षण करेंगे जी। उसके बाद ई नंबर कह रहा है, वो यहाँ पे मिट गया है, देख सकते हैं। ई नंबर कह रहा है कि शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय शिक्षण के सक्रिय चरण के बाद के चरण में लिए। नहीं, शिक्षण रणनीति बाद के चरण में क्यों करेंगे भाई, पहले करेंगे, रणनीति बनाएंगे ना किसी काम को करने के लिए, तब जा कर के वो होगा। तो इस हिसाब से हमारा ई गलत हो जाएगा यहाँ पे और सी गलत हो जाएगा, बाकी ए बी डी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए यहाँ डिटेल दिया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, काफ़ी इजी है विच इज़ नॉट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए पाइथन, सी प्लस, जावा और गूगल नहीं है, गूगल प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, वहीं पूछ रहा है, क्योंकि यह एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन द्वारा किया गया था, बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। अब आइए देखते हैं, एक तरफ लिस्ट दिया हुआ है, उसका मिलान करना है, वो कैसे कैसे है। कंसेप्ट मैपिंग, संकल्पना मानचित्रण, दूसरा 5E बेस्ड लेसन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग, यूनिट प्लान, ठीक है, इसकी पहचान करना है। आइए देखते हैं। पहला जो दे रहा है कि कंसेप्ट मैपिंग, उसको जो है संकल्पना मानचित्रण को ज्ञान को व्यवस्थित करने प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिकल उपकरण है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग जो है ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, रचनात्मक दृष्टिकोण है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ स्लाइड थोड़ा ये करना होगा, तो सी नंबर जो कह रहा है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया आधारित पाठ योजना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो देखिए बीएड डीएलएड करने वाले हमेशा लेसन प्लान चिल्लाते रहते हैं, तो आप ही लोग के लिए ये क्वेश्चन है। लेसन प्लान का क्या हो जाएगा, तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, पढ़ाने से पहले हम अपना लेसन प्लान तैयार करके जाएंगे। यूनिट प्लान क्या है, इकाई योजना है, विषय वस्तु की व्यवस्थित व्यवस्था इसमें की जाती है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन से कथन सही है उसकी पहचान करना है। थोड़ा सा इसमें बड़ा क्वेश्चन कथन दिया रहता है, लेकिन घबराना नहीं है उससे, ठीक है ना, क्योंकि उसको आपको फेस करना सीखना है भाई। प्रोफेसर बनने के राह पर हैं तो फिर इस एग्ज़ाम से डर जाइएगा तो कैसे होगा। पहला कथन है कि न्याय के अनुसार, देखिए इंडियन लॉजिक का ही क्वेश्चन आ गया कि न्याय के अनुसार अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो ये गलत है, न्याय ऐसा नहीं कहता है, इसको हम लोग गलत कर देंगे। दूसरा है न्याय लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष के बीच अंतर करता है, बिल्कुल अंतर करता है। तीसरा है न्याय अर्थपति को नुकसान में बदल देता है, तो ये बिल्कुल सही है, न्याय जो है अर्थपति को नुकसान में बदल देता है। डी में है कि न्याय दर्शन उपमान को प्रमाण के रूप में मान्यता प्रदान करता है, तो ये भी सही है, डी हमारा, यानी कि बी सी डी सही है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, बी सी डी हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम फिर आगे चलेंगे, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग, पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। फिर है कि बॉडी अंडर HECI हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत आता है, उसका क्या फंक्शन है, तो वो देखिए NHERC, NAC, HEGC, GEO, तो ये इसमें सबसे फेमस जो है NAC, उस पर चलते हैं, नेशनल एकेडमिक एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये NAC से मान्यता मिलता है, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को देखिएगा NAC लिखा रहेगा, NAC ऐसे करके A+, कोई NAC लिखेगा, NAC कोई लिखेगा B+, तो ये NAC एक बॉडी है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो जो है
कॉलेज यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रदान करता है, उसके परफॉर्मेंस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके क्या एजुकेशनल डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो नैक जो है क्या करता है, उच्च शिक्षा संस्थानों को एक्रीडिटेशन देता है यानी प्रत्यायन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर में। उसके बाद जो है NHERC जो है वह NHERC इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसका काम है उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल बिंदु नियामक लाना, एकल रेगुलेटरी करना। तो ये हमारा 2 नंबर में हो जाएगा, सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। उसके बाद है HEGC, इसका फुल फॉर्म होता है HEGC का हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। इसका काम है ग्रांट, नाम ही में लगा ग्रांट यानी वित्त पोषण से संबंधित है उच्च शिक्षा के लिए। देखिए किस में इसकी चर्चा किया गया है, तो ये उच्च शिक्षा का वित्त पोषण करता है, ऑप्शन नंबर 4 में। उसके बाद GEO है, यह है जनरल एजुकेशन काउंसिल, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचे का निर्माण करना, 3 में हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा 1 का 2, B का 1, 3 का 4, 4 का 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A में है, A इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ऑनलाइन या डिजिटल डैश शिक्षण अधिगम के लिए विषय वस्तु प्रौद्योगिकी और शिक्षण शास्त्र के मानक स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये किसको सौंपी गई, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच को, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नई एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ सकते हैं आप लोग, दिया हुआ है। अगला है कि कौन सी स्मृतियाँ भंडारण अस्थिर है यानी कि वोलाटाइल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वोलाटाइल मेमोरी के बारे में पूछा गया है और अस्थिर भंडार के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि रैम, हर मोबाइल ख़रीदने वाले रैम और रोम बहुत चेक करते हैं, तो आपको पता होगा कि रैम जो है ये अस्थिर मेमोरी है यानी कि वोलाटाइल है। ठीक है, और कैचे मेमोरी जो है हम लोग देखते हुए अगर कैच क्लियर करते हैं मोबाइल में, तो ये दोनों जो है वोलाटाइल है। बाकी रोम जो है वो स्थिर है यानी नॉन वोलाटाइल है। SSD जो है वो भी स्थिर है। HDD जो है वो स्थिर है। तो यहाँ पे A और C होगा, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये C ऑप्शन में है, तो C इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 37। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं को उनकी नमी की मात्रा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब है कि मॉइस्चर कंटेक्ट में उनकी कितनी मॉइस्चर मात्रा है, जैसे कि ट्रैश, रबिश, मलबा, रिफ्यूज, अवशिष्ट, गार्बेज, अपशिष्ट। तो इसमें नमी की मात्रा के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे कम जो है ट्रैश में होता है नमी की मात्रा, तो वो कचरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा वो आ जाएगा 1 नंबर पे। उसमें बढ़ते क्रम में करना है तो कम से ज़्यादा की तरफ चलेंगे। उसके बाद जो है मलबा जो होता है उसमें रहता है नमी की मात्रा। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा जो रिफ्यूज होता है, अवशिष्ट, ध्यान दीजिएगा अवशिष्ट नॉट अपशिष्ट। उसके बाद गार्बेज, कचरा, अपशिष्ट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रैश में 5 से 10% नमी की मात्रा होता है, रबिश मलबा में 10 से 25%, रिफ्यूज अवशिष्ट में जो होता है 25 से 50%, गार्बेज अपशिष्ट में 70% या उससे अधिक होता है। क्या हमारा नमी की मात्रा यानी मॉइस्चर की मात्रा पूछा जा रहा है। अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि ब्लैक फुट रोग पीने के पानी में दूषित पदार्थों के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो आर्सेनिक के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है ब्लैक फुट डिजीज़। और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, पारा की अधिकता से मिनीमाता होता है, सीसा से एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की क्षति होता है। फिर यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 रेशियो दिया हुआ है कि AB की आयु का अनुपात 3:2 है, उनके व्यय का आयु नहीं इनकम आय, और उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात 5:3 है। तो उनमें से प्रत्येक 300 रुपये बचाता है, तो ये की आय ज्ञात करें। इसको आप इक्वेशन बना करके कर सकते हैं या फिर एक फार्मूला होता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
जो खर्चा करता है, जो बचाता है, दोनों मिला करके वहीं इसका टोटल इनकम होगा। तो इनकम में यहाँ 3, यहाँ पे 2 रख दीजिएगा। फिर इसके बाद दोनों का एक्सपेंडिचर दे रहा है 5 और 3 दे रहा है, ये सब यूनिट में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक जो है 3,000 रुपये बचत कर रहा है, तो इस हिसाब से बना लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं तो हम जब DI बनाएंगे वहाँ पे सॉल्व करा देंगे। द स्वयं, स्वयं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो कब लॉन्च किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2017 में। स्वयं का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है नेट एग्ज़ाम में, इसलिए इसको याद कर लीजिए। स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं, स्वयं प्रभा भी DTH चैनल है। तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो है कि अभिकथन, कथन और कारण से एजर्सन रीजन। आइए देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, इसलिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कथन कह रहा है कि देश में उचित क्रेडिट हस्तांतरण तंत्र वाले उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों को पूर्व निर्धारित शैक्षणिक कार्यक्रमों में नामांकन करने में सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो नहीं, गलत। दूसरा है अकादमिक क्रेडिट बैंक, ABC कार्ड बहुत अभी चल रहा है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट। यह एकाधिक प्रवेश एकाधिक निकास के सिद्धांत के साथ साथ किसी भी समय कहीं भी और किसी भी स्तर की शिक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ए गलत है और आर सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए से गलत है, आर से ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर, वो कह रहा है कि सभी गणितीय कथनों की पहचान कीजिए। देखिए इसमें जो है ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट करके दिया हुआ है, अब सभी स्टेटमेंट को सोल्व करना होगा। और ये लास्ट में पूछेगा कि इसमें कितना स्टेटमेंट, कौन कौन स्टेटमेंट सही है वो बताइए। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट दे रहा है कि द बैट्समैन मेक ए स्कोर ऑफ 87 रन इन द 17th इनिंग एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाई 3, देन हिज एवरेज आफ्टर 70 इनिंग। इसको ये एक अलग मैथ का क्वेश्चन हो गया। फिर बी नंबर जो पढ़िएगा वो भी एक क्वेश्चन होगा, सबको सोल्व कीजिए, देखिए कौन इसमें सही आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सजा लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी शिक्षण मॉडल की आलोचना नहीं है। ये भी ध्यान देखना है कि नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ नोट देखिए हाईलाइट करके लिख दिया है ना कि व्यवहारवादी शिक्षण मॉडल की आलोचना नहीं है। पहला कथन पढ़िए, यह मन में होने वाले महत्वपूर्ण आंतरिक प्रक्रियाओं को ध्यान में नहीं रखता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जो है यह उच्च कोटि की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो गलत। उच्च शिक्षा व्यवहारवादी शिक्षण जो है उच्च कोटि की शिक्षा के लिए उपयुक्त है ही भाई, तो कैसे नहीं होगा। और गलत ही पूछ रहा है, तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यह निम्न कोटि की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हाँ ये सही है। सीखना कभी कभी उद्दीपन प्रतिक्रियाओं के भी संबंध से परे होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें गलत पूछा जा रहा था, तो गलत हमारा बी है। आइए अब अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण से उल्लेखित निम्न वाक्यांश को उनके प्रकट होने के सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सबसे पहले आए। अब तो इसको पहले पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि बदलती दुनिया में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत जागरूकता, यानी ए कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। दूसरा है भारतीय लोकाचार पर आधारित शिक्षा प्रणाली। तीसरा है मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहन सम्मान की भावना विकसित करना। चौथा है भारत को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में परिवर्तित करना। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आया था भारतीय लोकाचार पर आधारित शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में परिवर्तित करना, इसका लक्ष्य था। उसके बाद आया मौलिक कर्तव्य और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहन सम्मान की भावना विकसित करना। तो ये हो जाएगा हमारा चौथे नंबर पे। और सबसे लास्ट में बदलती दुनिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत जागरूकता, ठीक है। 1-2 नंबरिंग गलत हो गया, इसको हम लोग कर लेंगे 3 नंबर और इसको कर लेंगे 4 नंबर। तो यानी कि क्या क्रम बैठ रहा है, बी उसके बाद DCA, BDCA। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है BDCA। हाँ ई नंबर भी यहाँ है, शिक्षार्थियों में भारतीय होने की गहरी भावना का संचार। तो ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 45 नंबर कि अरेंज द
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर करना है और इसमें देखना है। चलिए देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र के शैक्षणिक उद्देश्य को निम्न क्रम से उच्च क्रम में कौशल तक व्यवस्थित करना है। पहला क्या दे रहा है, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, सिंथेसिस संश्लेषण, एनालिसिस विश्लेषण, नॉलेज ज्ञान, कंप्रीहेंशन समझ। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक थ्योरी है, उसको पढ़ना है, जिसको बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में। वो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। इसमें जो है सबसे ऊपर क्या रखते हैं, नॉलेज को रखते हैं, यानी कि सबसे ऊपर ज्ञान को रखते हैं, उसके बाद बोध को रखते हैं, जो कि हमारा इंटेलेक्चुअलिटी होता है। उसके नीचे जो है आता है अनुप्रयोग, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद विश्लेषण आता है, तो हम लोग विश्लेषण को देख लेंगे, सिंथेसिस को देख लेंगे। उसके बाद संश्लेषण आता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ में मैं बता रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। उसके बाद संश्लेषण आता है, यानी कि संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, ठीक है, ये तो बता ही दिए हैं। विश्लेषण बताए हैं, एनालिसिस, सॉरी ये सिंथेसिस नहीं, यहाँ पे एनालिसिस होगा, पहले ऊपर में एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस, उसके बाद जो है इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में आता है। इवैल्यूएशन ऊपर से नीचे की तरफ में जाने पर। और इसमें क्या पूछ रहा है, सही का क्रम है वो बताना है। तो देखिए इसमें जो है वो पूछ रहा है ऊपर से नीचे ही। सबसे ऊपर में क्या है, ज्ञान है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बोध आ जाएगा, तो इसमें है नहीं, तो उसके बोध यानी समझ, कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आ जाएगा विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। उसके बाद हमारा आ जाएगा मूल्यांकन, सबसे नीचे चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं यही वाला टेबल है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, तो वो 46 से लेकर 50 तक कॉम्प्रिहेंशन से है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, काफ़ी इजी होता है ये, कि इसको पढ़िए। और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी दिया हुआ रहता है, दोनों एक साथ, तो दोनों मीडियम वालों के लिए फ़ायदेमंद है। इसको पढ़िए और इससे संबंधित 5 क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर इसमें से फाइंड आउट करके दीजिए। तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।